नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है प्राशील एडुकेयर में। मैं हूं प्रज्ञा सिंह। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिया कितने प्रकार की होती है और क्रिया किस प्रकार से हम पढ़ेंगे और प्रश्न कैसे आता है एग्ज़ाम में, उन सब सारी चीज़ों को समझते हुए देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्रिया की परिभाषा क्या है उसको देख लेते हैं। परिभाषा ये कहती है कि क्रिया के जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए अथवा व्यक्त हो उसे क्रिया कहते हैं। अब इस चीज़ को हम नॉर्मल या आसान भाषा में समझते हैं, ठीक है। ये सारी परिभाषा तो आपको मिल भी जाएगी, वैसे किताबों में लिखी हुई है। चलिए शुरू करते हैं, हम अपने लैंग्वेज में समझेंगे। देखो, अगर जब भी क्रिया की बात आएगी तो जिस शब्द से भी ये पता चले कि कार्य हो रहा है, वहाँ पे क्या होगा, आपका क्रिया होगी। जैसे अगर रोना, उठना, बैठना, भागना, चलना, ये सारी चीज़ें क्या है, सब में कहीं ना कहीं क्रिया हो रही है। तो इन सारी चीज़ों से आपको पता चल रहा है कि सब में क्रिया है। तो यही क्रिया है जिससे किसी भी कार्य के होने का पता लगे, वही क्या है, आपकी क्रिया है, ठीक है, क्रिया है। अब यही परिभाषा जो है आपको ऊपर दी हुई थी और यही किताबों में भी आपको नॉर्मली देखने को मिलती है कि क्रिया किसे कहते हैं, जिससे किसी भी कार्य का होना या करना समझा जाए। जैसे आना, जाना, मरना, करना, खाना, पीना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, दौड़ना और भागना। तो ये सब में कहीं ना कहीं क्रिया हो रही है। रूप, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार परिवर्तित होते हैं, अतः यह विकारी शब्द हैं। अब मैंने आपको एक सेशन में बताया भी था कि कौन कौन से जो आपके हैं वो विकारी होते हैं। तो एक तो संज्ञा है, दूसरा आपका सर्वनाम, उसके बाद आपका विशेषण और ये अंतिम जो है वो क्रिया। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, है ना। जैसे परिवर्तन हो, लिंग वचन काल कारक में जो परिवर्तित हो जाए, परिवर्तन हो, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके विकारी शब्द। और अगर परिवर्तन नहीं होगा तब वो अविकारी कहलाते हैं। तो क्या है, अगर आपसे पूछ ले प्रश्न, अगर बिल्कुल सरल सा पूछे कि क्रिया विकारी है या अविकारी है, तो विकारी है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सर्वनाम जो है वो है तो विकारी, लेकिन इसमें लिंग से परिवर्तन नहीं होता, है ना। लिंग से, जैसे बस एक थोड़ा सा मैं आपको समझा देना चाहती हूँ, क्योंकि पिछली बार एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया था। जैसे मैं जाता हूँ या फिर मैं जाती हूँ, है ना। इसको मैं अलग पेज पे आपको समझा देती हूँ तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। बस थोड़ा सा हम टॉपिक से अलग जा रहे हैं। मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ या वह जाता है और वह जाती है ना। तो ये वह और ये वह क्या है, सर्वनाम शब्द है। लेकिन यहाँ पे जाता है और जाती है ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। लेकिन इसमें इस सर्वनाम शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि लिंग भेद के अनुसार सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता। बाकी सारी चीज़ों में सर्वनाम में परिवर्तन होता है, इसलिए वो विकारी है। पिछली बार ऑप्शन में यही दे दिया था और सब में लिंग भेद था, तो इस वजह से सब ने सही कर दिया था और वो जो क्वेश्चन है वो गलत हो गया था आपका। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। वैसे सर्वनाम विकारी ही है। चलिए वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो हम पढ़ रहे थे, क्रिया। तो क्रिया अगर आपसे पूछे तो क्या है, ये एक विकारी शब्द है और जिस भी शब्द से किसी कार्य के होने का पता लगे वो क्या कहलाता है, आपका क्रिया कहलाती है, ठीक है। अब एक चीज़ समझना है आपको, धातु। संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। एक तरह से क्रिया का मूल है। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। यह शब्द क्रिया के सभी रूपों में उपस्थित रहता है। अब ये परिभाषा जो कह रही है उसको तो याद रखिए आप, लेकिन जो मैं समझा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। वापस से एक ब्लैंक पेज लेंगे और इस पर हम समझेंगे। कह रहा है कि एक धातु, तो ये धातु क्या है, जब क्रिया अपने मूल रूप में हो, क्योंकि संस्कृत में क्रिया को क्या कहते हैं, धातु ही कहते थे। तो क्रिया अपने मूल रूप में कैसे होगी। अब मान लो ये धातु है, कुछ धातु शब्द हम ले लेते हैं, जैसे मांग, है ना, दौड़, इसके अलावा आपका नहा,
ठीक है। अब ये धातु से जब आप मूल क्रिया बनाओगे, मूल क्रिया बनाओगे तो ये क्या कहलाएगा? अब मांग में ना प्रत्यय जोड़ दो, है ना, तो ये क्या बन जाएगा आपका? मांगना। ठीक है। दौड़ में ना प्रत्यय जोड़ करके हम क्या बना लेते हैं? मूल क्रिया बना लेते हैं, तो क्या बन जाएगा? दौड़ना। उसी प्रकार से नहा में भी ना प्रत्यय जोड़ करके नहाना। तो अब एक चीज़ समझना, यहाँ पे कह रहा है कि आप जब धातु को देखोगे और मूल क्रिया को देखोगे, कहता है कि क्रिया क्या है? क्रिया का मूल रूप क्या था? तो धातु। संस्कृत में इसे धातु ही कहते थे, लेकिन हमने क्या किया? प्रत्यय जोड़ लिया, यानी प्रत्यय और उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, शब्द के अंश होते हैं। ठीक है, तो प्रत्यय जोड़ करके हमने क्या की? क्रिया बना ली, है ना। अब यही क्या है? आपकी मूल क्रिया कहलाई। लेकिन जब तक इसमें प्रत्यय नहीं जुड़ा था तब तक ये क्या कहलाएगा? आपका धातु कहलाएगा। तो धातु यही है क्रिया। मूल क्रिया जो है वो क्या है? जब ना प्रत्यय जुड़ जाएगी तब वो मूल क्रिया क्रिया बन जाएगी। लेकिन अगर प्रत्यय नहीं जुड़ा है, ना प्रत्यय नहीं जुड़ा है, तब वो क्या किस रूप में है? तब वो धातु रूप में है। इसको हम आगे और अच्छी तरीके से भी समझेंगे। फिलहाल आप बस धातु को समझिए और धातु से कैसे हम मूल क्रिया बनाते हैं उस चीज़ को समझिए। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वापस से इसको देखिए, अब आपको ये ज़्यादा समझ में आएगी परिभाषा। संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। एक तरह से ये क्रिया का मूल है। ठीक है, जो मैंने आपको पीछे समझाया कि मांग है, उसमें ना प्रत्यय जोड़ दोगे, मांगना बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आपका मूल क्रिया हो जाएगी। जिस मूल शब्द में विकार होने से, अब मूल शब्द में क्या विकार हुआ? जैसे मूल शब्द था, मूल शब्द हमने पूछा, मूल शब्द क्या था? मान लो ये मांग है ना, तो ये मूल शब्द है। अब इसमें ना जोड़ दिया हमने, तो इसमें क्या हो गया? परिवर्तन होकर के ये मांगना बन गया। तो यही इसमें विकार उत्पन्न हुआ। विकार मतलब परिवर्तन हुआ, तो यही परिवर्तन होकर के क्या हो गया? ये धातु से मूल क्रिया बन गई। यह शब्द क्रिया के सभी रूपों में उपस्थित होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हम क्रिया बनाएंगे तो प्रत्यय जुड़ेगा, तभी वो क्रिया मूल क्रिया बन पाएगी। ठीक है, अब जैसे देखो धातु, प्रत्यय और क्रिया, यहाँ पे कुछ और उदाहरण आपको दिए गए हैं। ठीक है ना, जैसे उठ से क्या बना लिया? उठ से उठना, उठा, उठे, उठो। तो क्या कर लिया हमने? प्रत्यय जोड़ करके क्रिया बना लिया। प्रत्यय क्या होता है? उपसर्ग और प्रत्यय मैं थोड़ा सा बता दूं, वैसे जब हम पढ़ेंगे उपसर्ग प्रत्यय तो उसे तो आप जानोगे ही। तो प्रत्यय क्या होता है? शब्द के बाद में जुड़ता है, शब्द के अंत में जुड़ करके, शब्द के अंत में जुड़ता है, ये अंत में जुड़ता है और क्या करेगा? मूल अर्थ में परिवर्तन लाएगा, मूल अर्थ में परिवर्तन लाता है। जैसे कि ये इसमें जुड़ गया, उठ में, अंत में जुड़ा, उठना हो गया। उठ पहले से ही एक शब्द है, ये मूल रूप है, और इसमें ना जुड़ करके उठना शब्द बना दिया। उसी प्रकार से हिलना, उसी प्रकार से मिलना, मिला, मिले, मिलो। नाच से नाचना, नाचा, नाचे, नाचो। अब देखना एक चीज़ याद रखना, जब भी प्रत्यय जुड़ेगा तो एक अर्थ देगा, सार्थक अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी जोड़ करके हम इसे क्रिया बना लेंगे, सार्थक अर्थ होना चाहिए। उसी प्रकार से काम में कमाना। अब हम पढ़ रहे थे कि ना प्रत्यय जुड़ रहा है, तो यहाँ पे तो आना जुड़ रहा है, यहाँ पे भी क्या है? आना जुड़ रहा है। तो ये कैसे हो गया? क्योंकि अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि ना ही जुड़ेगा। तो मैं आगे बताऊंगी कि आना और वाना प्रत्यय जुड़ते हैं तो क्या होता है। ठीक है, फिलहाल आप इसको इतना बेसिक समझते रहिए। अब आगे क्रिया के प्रकार या क्रिया के भेद। ठीक है, तो कर्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर और अन्य क्रियाएं कौन कौन सी हैं उसको हम आगे वाले स्लाइड में देखेंगे। तो कर्म के आधार पर दो होता है, सकर्मक और अकर्मक। एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके यहीं से पूछे जाते हैं, सकर्मक और अकर्मक से। उसके अलावा अर्थ के आधार पर क्रियार्थक संज्ञा और प्रेरणार्थक संज्ञा। ठीक है, तो क्रियार्थक संज्ञा भी मैं आपको बताऊंगी और प्रेरणार्थक संज्ञा भी मैं आपको, प्रेरणार्थक क्रिया भी मैं आपको बताऊंगी। एग्जाम में प्रश्न कहाँ से बार बार पूछे गए हैं? सकर्मक मोस्ट ऑफ द टाइम, आकर्मक भी पूछे गए हैं और प्रेरणार्थक से भी पूछे गए हैं। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए क्रिया में, है ना। अब ये पॉइंट क्या है पढ़ने का? यही पॉइंट पढ़ने का है कि एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जब आप तैयारी करोगे तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि पूरा का पूरा थ्योरी नहीं पूछेगा आपसे, एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जहाँ से बार बार क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, है ना। तो ये जो क्रिया हम पढ़ रहे हैं, तो सकर्मक, आकर्मक और प्रेरणार्थक, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे भी मैं बताऊंगी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे किस पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको, इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रख के चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको कि क्रिया के प्रकार या क्रिया के भेद कितने होते हैं। अब अन्य क्रिया कौन कौन सी हैं? जैसे पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया और कालवाचक। देखो जो पीछे मैंने बताया पहली वाली स्लाइड में, तो वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। अब यहाँ से क्या है, जैसे
90% टाइम वहाँ से पूछेगा तो 10% टाइम हो सकता है कि यहाँ से पूछ ले, है ना। 10% चांसेस हैं कि यहाँ से पूछे, नहीं तो ज़्यादातर टाइम जो है 90% जो है वहीं से, पिछले वाला जो स्लाइड है वहीं से पूछा जाता है क्वेश्चन। ये बस आपको जानने के लिए है कि ये सारी क्रियाएं भी होती हैं, इसको ध्यान में रखेंगे आप। अब कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद कौन कौन से हैं, तो यही जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है, सकर्मक और अकर्मक। तो पहले हम लोग सकर्मक को पढ़ेंगे, उसके बाद हम अकर्मक को पढ़ेंगे, फिर प्रेरणार्थक पढ़ेंगे, ठीक है। धीरे धीरे करके चलेंगे, पॉइंट वाइज पॉइंट आराम से समझेंगे चीज़ों को। चलिए अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता हो सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक जिसमें कर्म साथ है, वो क्रिया जो अपने साथ कर्म लेती है सकर्मक कहलाती है। परिभाषा आपने पढ़ ली, ठीक है, सब सारी किताबों में यही परिभाषा रहेगी। अब आराम से इजी लैंग्वेज में हम इसको समझेंगे अलग से पेपर पे। हमें कहीं ब्लैंक पेपर, हाँ मिल गया, ठीक है। अब क्या कह रही है परिभाषा कि वो क्या है, सकर्मक। परिभाषा कह रही है कि वो सकर्मक क्रिया है। अब सकर्मक क्रिया क्या होती है, अपने लैंग्वेज में हम इसे आराम से समझेंगे। सकर्मक, सकर्मक का मतलब हुआ कि कर्म इसके साथ में रहेगा, कर्म के साथ रहेगा ये, यानी कि इसमें क्या रहेगा, वाक्य में कर्म साथ में रहेगा, है ना, कर्म साथ रहेगा। इस चीज़ को याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ याद रखना, सकर्मक में हमेशा क्या होगा, क्या प्रश्न करने पर आपको उत्तर मिलेगा। बस अब इसको सुनते रहो आराम से कि क्या है कैसे है, मैं बताऊंगी धीरे धीरे। क्या प्रश्न करने पे उत्तर आपको मिलेगा, उत्तर मिलेगा। अब किससे क्या प्रश्न करना है, तो क्रिया से करना है, कर्म से नहीं करना है। क्रिया से प्रश्न करेंगे क्या, और आपको उत्तर मिलेगा। अब जैसे मान लो कि एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। माफ़ करने से मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ रहा है यहाँ से, ठीक है। नोट करते जाना अगर आप साथ में नोट्स बना रहे हो तो, ठीक है ना। अब क्या प्रश्न करोगे, किससे प्रश्न करोगे, तो क्रिया से प्रश्न करोगे। अब जैसे मैं एक उदाहरण आपको यहाँ पे लिखूंगी और आप मुझे बताएंगे कि सकर्मक है कि अकर्मक है, या फिर उत्तर मिल रहा है या नहीं। मान लो एक बिल्कुल सरल सा उदाहरण लेते हैं, राम आम खाता है। और एक उदाहरण लेते हैं, सोहन नदी में तैरता है, नदी में तैरता है, ठीक है। अब दो चीज़ें हैं, मैंने कहा कि आपको क्रिया से, तो क्रिया क्या है, तैरना और खाना। अब इनसे आपको क्या प्रश्न करना है, कर्म से नहीं करना है, ठीक है ना, कर्म से नहीं करना है, सिर्फ क्रिया से करना है। तो क्रिया से क्या करो, राम क्या खाता है, तो राम आम खाता है, उत्तर आपको मिल रहा है। सोहन क्या तैरता है, उत्तर मिल रहा है आपको, सोहन क्या तैरता है। अब कहोगे कि हाँ उत्तर तो मिल रहा है, सोहन नदी में तैरता है, तो नहीं, उत्तर आपको क्या नदी में तैरता है, आप सच में आपको लग रहा है कि क्या उत्तर, क्या प्रश्न करने से उत्तर आपको मिल रहा है। सोहन क्या तैरता है, क्या तैरता है बताओ, तो उत्तर आपको नहीं मिलेगा, है ना। कहाँ तैरता है, तो नदी में तैरता है, तो कहाँ से उत्तर मिल रहा है आपको, क्या से उत्तर नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा कि आपको उत्तर किससे मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है या क्या से मिल रहा है। तो उत्तर आपको कहाँ से मिल रहा है, तो कहाँ से हमें उत्तर चाहिए ही नहीं, हमें क्या से उत्तर चाहिए। तो इसीलिए ये जो है आपका सोहन नदी में तैरता, जो दूसरा वाला उदाहरण है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये अकर्मक हो जाएगा, ठीक है। और ये जो उदाहरण है वो आपका सकर्मक हो जाएगा। आई होप कि आपको एकदम बेसिक चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वापस से दूसरे एग्जाम्पल, दूसरे उदाहरण के साथ समझेंगे चीज़ों को, ठीक है। फिलहाल आप बस इतना समझते रहिए कि सकर्मक क्या है, कर्म के साथ होगा, कर्म की अपेक्षा रहेगी, वाक्य में कर्म के साथ ही रहेगा। ये जैसे राम आम खाता है, तो राम क्या है आपका कर्ता, और खाना क्या है आपकी क्रिया। बीच का जो बच जाता है वो क्या है, कर्म है। कर्ता आपको पता है सब्जेक्ट होता है, ठीक है। वाक्य में क्या हुआ, ये राम जो है, जो कि क्रिया कर रहा है, क्रिया करने वाले को ही कर्ता कहते हैं, तो यही आपका कर्ता है। प्रश्न आपको किससे पूछना है, तो आपको क्रिया से प्रश्न पूछना है, कर्म से नहीं पूछना है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, जहाँ पे भी उत्तर मिल जाए सकर्मक होगा, उत्तर नहीं मिलता है तो फिर वो आकर्मक हो जाएगा, ठीक है।
अब थोड़ा सा इसे और डिटेल में समझते हैं चीज़ों को। जैसे दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, मोहन चल रहा है। ठीक है, मोहन चल रहा है। अब ये मोहन क्या है आपका, कर्ता है। चल रहा है क्या है, क्रिया। चलना क्या है आपका, क्रिया है। अब यहाँ पे आपको कहीं भी कर्म नहीं दिख रहा होगा, क्रिया से उत्तर मांगने की कोशिश करो। क्या चल रहा है, तो पता नहीं चल रहा है, उत्तर क्या है, उत्तर नहीं मिल रहा। कौन चल रहा है से उत्तर मिलेगा आपको, है ना, कि मोहन चल रहा है। तो हमें कौन से उत्तर नहीं प्राप्त करना, हमें क्या से। तो फिर ये क्या हो जाएगी आपकी, आकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जहाँ से आपको समझना होगा कि हाँ ये कौन कौन से शब्द आएंगे तब अकर्मक होगा और कौन कौन से शब्द आएंगे तो वो आपके क्या हो जाएंगे, सकर्मक होंगे। जैसे कि आपका अगर अकर्मक पूछ ले या सकर्मक पूछ ले, तो सकर्मक पहले हम लोग देख लेते हैं कि सकर्मक में कौन कौन सी क्रिया आएगी, मतलब कौन कौन से शब्द आएंगे सकर्मक में। ठीक है, जैसे खाना, तो खाना, खाना में क्या होगा, रोटी चावल। गाना, गीत। पकाना, कुछ भी पका सकता है कोई व्यक्ति, है ना। बनाना, बनाना। लिखना, पढ़ना, खेलना। अब सब से कुछ ना कुछ आपको उत्तर मिलेगा। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे कभी कभी आपका वाक्य नहीं दिया रहेगा, सिर्फ ये शब्द दिया रहता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार की क्रिया है, सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, तब आप क्या हो जाते हो, वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ये वाले जो शब्द हैं, वैसे मैं अकर्मक के भी आपको बताऊंगी। तो अगर इस तरह के भी शब्द अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये सारे क्या हैं शब्द, ये आपके सकर्मक क्रिया हैं। जैसे सुनना, सुनना। धोना, कपड़े धोना, है ना। उसके अलावा आपका पढ़ना तो मैंने लिख दिया, गाना, बनाना, बनाना मैंने लिख दिया। एक पीना, है ना, पानी पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना, जूस पीना। तो उत्तर आपको मिल रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो किस में आएंगी, आपकी सकर्मक में आएंगी। देखना भी आपका सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, सुनना भी आपकी सकर्मक क्रिया होती है। पकाना, पढ़ना, लिखना, गाना। तो ये शब्द आप लिख लो कहीं पे भी। ये अगर आपको, अब देखना में कैसे सकर्मक होगा, तो देख सकते हैं ना हम लोग, टीवी में कुछ मूवीज़ देख सकते हैं, कुछ सीन देख सकते हैं, पार्क देख सकते हैं। तो उत्तर तो मिल रहा है कि क्या देखने गए थे, तो पार्क देखने गए थे। क्या देखने गए थे, तो मूवी देखने गए थे। सुनना में क्या, तो गाना सुन रहे थे। खेलना में क्या, क्रिकेट, फुटबॉल, शतरंज, कबड्डी, कुछ भी खेल सकते हैं। पढ़ना में तो अखबार, पत्रिका, किताबें। ठीक है, लिखना में क्या, पत्र लिख रहे थे, किताबें लिख रहे थे, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है क्या आपको उत्तर प्राप्त हो रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, सकर्मक हो जाएंगी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब देख लेते हैं परिभाषा क्या कहती है। क्रिया के साथ प्रश्न करें, क्या और किसको। ठीक है, तो किसको जो है वो सजीव के लिए है और क्या जो है वो आपका निर्जीव के लिए है। अब ये क्या कह रही परिभाषा, मैंने आपको बता दिया पहले ही, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट है आपका अकर्मक, लेकिन उसके पहले हम लोग सकर्मक के कुछ उदाहरण देख लेते हैं जो यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए। राम आम खाता है, तो क्या खाता है, आम खाता है, तो जाहिर सी बात है कि ये सकर्मक क्रिया होगी, जो मैंने आपको पीछे समझा दिया है। क्या और किसको जैसे प्रश्नों के जवाब मिलने होते हैं किसमें, सकर्मक में। जैसे राम फल खाता है, राम क्या खाता है, तो फल खाएगा। सीता गाना गाती है, जैसे पीछे हमने देखा कि गाना भी क्या है आपका सकर्मक है, तो क्या गाती है, तो गाना गाती है। राम के द्वारा पत्र लिखा गया, तो लिखना भी क्या है आपकी सकर्मक क्रिया है। उसी प्रकार से क्रिया का प्रभाव कर्म पर होना चाहिए। अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है, माली ने पानी से पौधों को सींचा, श्याम फिल्म देख रहा है, तो यहाँ पे देखना भी क्या है आपकी सकर्मक क्रिया है। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको ऊपर समझाई, बिल्कुल बेसिक। तो ये सारी PDF में, PPT में है, तो आप देख लीजिएगा ध्यान से। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो आपका एक कर्मक होता है और दूसरा आपका द्विकर्मक। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे कि ये कितने प्रकार की होती है, तो एक कर्मक और दूसरा द्विकर्मक। अब ये क्या चीज़ है एक कर्मक और क्या है ये द्विकर्मक, इसको समझ लेते हैं। तो देखो, एक कर्मक क्रिया वे सकर्मक क्रियाएं, ध्यान से, वे सकर्मक क्रियाएं जो केवल एक कर्म लेती हैं, एक कर्मक कही जाती हैं। जैसे शीला गाना गा रही है,
तो शीला क्या कर रही है, गाना गा रही है, तो गाना यहाँ पे एक कर्म है। मोहन अखबार पढ़ रहा है, तो पढ़ना तो आपकी क्रिया हो गई, ये आपका मोहन जो है वो कर्ता हो गया, और अखबार क्या हो गया आपका कर्म। वे अमरूद खा रहे हैं, तो उत्तर तो मिल रहा है क्या खा रहे हैं, तो सकर्मक हो गई, लेकिन एक कर्मक कैसे हो गई, तो वे अब कोई तो व्यक्ति होगा तो कर्ता, और खाना क्या है आपकी क्रिया, अमरूद आपका कर्म। ठीक है, तो गाना अखबार अमरूद कर्म है, जो क्रिया पर क्या के प्रश्न से क्या कर रहे हैं, अगर क्या प्रश्न करेंगे आप तो इससे आपको जवाब उत्तर मिलेगा। जैसे शीला क्या गा रही है, तो शीला गाना गा रही है। मोहन क्या पढ़ रहा है, तो मोहन अखबार पढ़ रहा है। वे क्या खा रहे हैं, तो अमरूद खा रहे हैं। तो सब में आपको उत्तर तो मिल रहा है ना, और एक ही क्रिया है गाना, एक ही क्रिया है अखबार, एक ही क्रिया है अमरूद। अब देखना द्विकर्मक में दो क्रियाएं भी आएंगी। जैसे अब द्विकर्मक क्रिया, कुछ पूर्ण सकर्मक क्रियाएं ऐसी भी हैं जो दो कर्म लेकर चलती हैं। जैसे भेजना, लेना, देना, बताना, खरीदना, बेचना आदि क्या है, द्विकर्मक क्रियाएं हैं। अब उदाहरण के माध्यम से समझ लो, ज़्यादा बेटर होगा। मैंने शीला को किताब दी, तो देना क्रिया, मैंने कर्ता, शीला को कर्म, और किताब दूसरा कर्म। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना, कि ये दो कर्म लेकर के चल रहा है। एक तो शीला को किसको किताब दी, तो शीला को, और क्या दिया, तो किताब दी। तो एक कर्म तो ये हो गया आपका, और दूसरा कर्म ये हो गया, तो दो कर्म हो गए यहाँ पे। हमने मोहन से मकान खरीदा, तो एक तो खरीदा क्रिया, खरीदना आपकी क्रिया हो गई, और ये करता, और एक हो गया आपका मोहन, और दूसरा हो गया आपका मकान। तो ये जो क्रिया है वो दो कर्म लेकर के चल रही है, मकान और मोहन। फिर मोहन ने श्याम को गाड़ी बेच दी, तो बेचना आपकी क्रिया, और वापस से यहाँ पे एक कर्म, ये दो कर्म। तो इसी प्रकार से सारे ही हैं। राम ने शीला को किताब दी, तो देना क्रिया, और ये जो क्रिया है वो कितने कर्म लेके चल रही है, तो एक तो ये शीला को दी, और क्या दिया, तो किताब। तो दो क्रिया हो गई, सॉरी दो कर्म हो गए। वैसे मैंने माँ को पत्र भेजा, तो भेजना क्रिया हुई आपकी, क्या भेजा, तो पत्र भेजा, तो वैसे भी ये सकर्मक हो गई, और ये दो कर्म लेकर के चल रहे साथ में, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ये द्विकर्मक हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सरल सा है, ठीक है ना, एक कर्मक और द्विकर्मक बिल्कुल ही सरल है, इसको समझने में बहुत ज़्यादा समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। आकर्मक क्रिया क्या है, जैसे सकर्मक समझ रहे थे वैसे ही आकर्मक को भी बिल्कुल आसानी से समझो कि इसमें क्या होगा। उसमें तो क्या से जब प्रश्न करोगे, क्रिया से क्या प्रश्न करोगे तो उत्तर मिलेगा, लेकिन इसमें क्या है कि उत्तर आपको नहीं मिलेगा। जैसे क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है, उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। अब वापस से ये क्या है आपका, यहाँ पे कर्म की अपेक्षा रहती ही नहीं है, इसीलिए तो आकर्मक कहते हैं। इसको भी हम एक साइड में किसी पेज पे समझ लेते हैं। हाँ, यहाँ पे खाली पेज है। चलो, आकर्मक, पहले हम लोग सकर्मक देख रहे थे, अब हम लोग आकर्मक देखेंगे। आकर्मक, अब ये अ और कर्म, अ मतलब नहीं, कर्म की अपेक्षा है ही नहीं इसमें, है ना, कर्म की अपेक्षा नहीं है। दूसरा क्या है कि क्या से उत्तर प्राप्त नहीं होगा, उत्तर प्राप्त नहीं होता है। और किससे क्या प्रश्न करोगे, तो हमेशा याद रखना क्रिया से करना, क्रिया से, कर्ता से नहीं करना है, हमें क्रिया से करना है, ठीक है। अब जैसे एक मैं यहाँ पे उदाहरण लिखूँ आपको, मोहन चल रहा है ना। अगर वाक्य में ये दे दिया प्रयोग करके और आपसे पूछ दिया कि क्या है, सकर्मक है या आकर्मक है, तो मैंने बोला कि क्रिया से प्रश्न करना क्या, तो हमारी क्रिया क्या है, चलना, ठीक है, चलना हमारी क्रिया है। अब इससे करो प्रश्न, क्या चल रहा है, तो कहोगे मोहन चल रहा है, नहीं, कौन चल रहा है, तो मोहन चल रहा है। क्या चल रहा है से आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका, आकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को कि आपको क्रिया से प्रश्न करना है, कर्ता से नहीं। कर्ता से तो कौन चल रहा है, तो मोहन चल रहा है, तो ये तो हमें जानना ही नहीं है। हमें क्या चल रहा है, तो मोहन नहीं चल रहा। हम ऐसा मान सकते हैं ना कि जब भी हम अटके कहीं पे, या जब भी हम कहीं पे ऐसा हो कि कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हमें ध्यान देना है
कि हमें किस चीज़ से उत्तर प्राप्त हो रहा है, कौन सा उत्तर प्राप्त हो रहा है, कहाँ से उत्तर प्राप्त हो रहा है या क्या से उत्तर प्राप्त हो रहा है। क्योंकि आपके माइंड में 3 चीज़ें ही आएंगी, एक तो आपको कौन से कभी कभी उत्तर मिल जाएगा, कहाँ से कभी कभी उत्तर मिल जाएगा, और आपको लगेगा कि आपको उत्तर क्या से मिल रहा है। तो ये 2 वर्ड्स भी साथ में ध्यान रखना, कौन और कहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब एक चीज़ और याद रखो, जब भी अकर्मक क्रिया, मान लो कि कभी वाक्य बना करके ना दे और बस ऐसे ही शब्द देते, जो कि कई बार देता है, ठीक है ना, तो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो अकर्मक होते हैं जिससे आपको उत्तर नहीं मिलेगा। तो उड़ना, कूदना, सोना, जागना, जागना, मरना, चलना, बरसना, बरसना, जागना मैंने लिख दिया, डरना, डरना, नाचना, नाचना, बैठना, बैठना, हंसना, रोना, जीना, हंसना, रोना, जीना, दौड़ना, भागना, नाचना लिखा मैंने, नाचना मैंने लिख दिया, जाना, नहाना, नहाना के बाद आपका सजना संवरना, उसके बाद आपका तैरना। और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मेरे ख्याल से तो मैंने सारे ही लिख दिए हैं, ठीक है ना। ठहरना, जितने मुझे याद थे, इतने सारे भी याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि अब देखो, इन सब से आपको उत्तर मिलेगा क्या। क्या उड़ना नहीं बता सकते हो, क्या उड़ना, पक्षी जैसे एक बहुत ही फेमस उदाहरण है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ठीक है। पहले इनको नोट कर लेना आप, ठीक है, या फिर जो भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी जैसे भी आप नोट्स बना रहे हो तो बना लेना। तो क्या है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इसको हम साइड में देख लेते हैं, इसको समझना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। पहले अकर्मक में क्या होगा, इन सब से आपको उत्तर नहीं मिलेगा, जैसे उड़ना, कूदना, सोना, जगना, जागना, मरना, उठना, बैठना, चलना, जगना, रोना, हंसना, इन सब से भी आपको उत्तर नहीं मिलेगा। अब एक बिल्कुल सरल सा और बिल्कुल फेमस उदाहरण लेते हैं, ठीक है, जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ठीक है, उड़ते हैं। अब क्रिया से प्रश्न करना है, क्रिया। अब इससे प्रश्न करो, क्या प्रश्न करोगे, क्या। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं, उत्तर मिल रहा है, तो मिल रहा है ना, हाँ पक्षी उड़ते हैं। आपके दिमाग में तो यही आया होगा कि हाँ उत्तर तो मिल रहा है, लेकिन नहीं, मैंने बोला था आपको कि 2 वर्ड याद रखना, शब्द कौन और कहाँ। अब बताओ मुझे कि क्या से आपको उत्तर मिल रहा है या कौन से उत्तर मिल रहा है। कौन उड़ते हैं, तो पक्षी उड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या से उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए ये क्या है, आपका अकर्मक है। अकर्मक, कर्म की अपेक्षा ही नहीं है। मान लो इसको हटा भी देते हैं ना, पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, तब भी तो उत्तर मिल रहा है, तब भी तो आप वाक्य का भाव समझ रहे हो कि क्या वाक्य क्या कह रहे हैं, है ना। कर्म नहीं है तब भी, तो इसीलिए ये अकर्मक है, सकर्मक नहीं है। दूसरी बात कि क्या से उत्तर आपको मिल ही नहीं रहा है, आपको उत्तर मिल रहा है पक्षी, यानी कि कौन उड़ रहे हैं, तो पक्षी उड़ रहे हैं। क्या उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं से नहीं, आकाश उड़ रहे नहीं बोल सकते ना आप इस चीज़ को, क्योंकि आपको उत्तर इससे मांगना है। क्रिया के जस्ट पहले आपको क्या लगाना है, इसके जस्ट पहले क्या उड़ते हैं, तो कह दोगे आकाश उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, नहीं, कौन उड़ते हैं, तो पक्षी उड़ते हैं, तो इसीलिए आपका अकर्मक है। इससे भी नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। बच्चा रात में रोता है, ठीक है, या बच्चा रात में सोता है, दोनों में से कुछ भी कर लीजिए, आपको उत्तर वैसे भी नहीं मिलेगा, बस समझने के लिए हम लोग देख लेते हैं। बच्चा क्या हो गया, रात में रोता है, रोना क्या है, क्रिया है, जो कि रो मूल धातु से बना है, ठीक है। अब इससे उत्तर मांगो, क्या रोते हैं, क्या रोता है, तो बोलोगे कि बच्चा रोता है, तो वापस से मैं कहूँगी कि कौन से उत्तर मिल रहा है या क्या से उत्तर मिल रहा है। तो कौन रोता है, बच्चा रात में रोता है। क्या रोता है, तो लगा करके देख लो इसको, जस्ट इसके पहले लगाना,
क्या रोता है? क्या रोता है? रात? नहीं। बच्चा? नहीं। और अगर यहीं पे पूछ लो कि कौन रोता है, तो हो जाएगा कि हाँ बच्चा रोता है। तो आपको उत्तर इससे नहीं मिल रहा, बल्कि इससे मिल रहा है, इस कौन से उत्तर मिल रहा है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे कि आपको उत्तर किससे प्राप्त हो रहा है, आपको उत्तर क्या से मांगना है, कौन से मांगना ही नहीं है। तो इसी वजह से ये भी क्या हो जाएगी, आपकी आकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। अब कुछ कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जैसे अकर्मक है तो कौन से शब्द आपको ध्यान रखने, जो मैंने आपको पीछे बताए थे, ठीक है ना। और सकर्मक है तो कौन कौन से शब्द, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि आपसे नहीं पूछा जाए कि वाक्य में प्रयोग करके नहीं दिया रहेगा, बल्कि सीधे सीधे आपको शब्द दिए रहेंगे और उस शब्द के माध्यम से आपको बताना होगा कि हाँ ये सकर्मक है कि अकर्मक है। तो ध्यान रखना, जब भी अगर सिर्फ एक शब्द दिया रहे तो एक वाक्य में खुद से ही प्रयोग करके देखना है ना। अगर वाक्य नहीं दिया हुआ है तो खुद से ही कि अगर इसको हम ऐसे वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या हमें उत्तर मिल रहा है। तो अगर उत्तर मिले, और हाँ क्या से और क्रिया के जस्ट थोड़ी देर पहले, मतलब क्रिया है ना ये क्रिया, तो इसके तुरंत पहले लगाना क्या, और फिर देखना उत्तर मिल रहा है, नहीं मिलेगा तो वो अकर्मक हो जाएगा, मिल जाएगा तो वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देख लीजिए कुछ उदाहरण अकर्मक क्रिया के पहचानने के तरीके। क्रिया से पहले क्या किसे लगाएं, उत्तर नहीं मिलेगा। रमेश भाग रहा है, तो यहाँ पे देखिए आप, रमेश भाग रहा है तो आपको कोशिश करनी है कि आप उत्तर मांगिए इससे। रमेश भाग रहा है तो भागना क्या है, क्रिया है। अब क्या भाग रहा है और कौन भाग रहा है, तो रमेश भाग रहा है, कौन से उत्तर प्राप्त हो रहा है, क्या से नहीं, तो इसीलिए ये अकर्मक। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो कौन उड़ रहे हैं से मिलेगा उत्तर, क्या उड़ रहे हैं से नहीं, तो इसीलिए ये अकर्मक। अब ये जो मैंने आपको बोला कि कौन कौन सी क्रियाएं जो होती हैं वो आकर्मक होती हैं, और अगर शब्द अगर आ गए एग्जाम में, सिर्फ शब्द आए, वाक्य नहीं आया, तो फिर आपको क्या करना है, तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। ठीक है, कि अब ये जैसे हंसना, रोना, सोना, उठना, बैठना, जागना, कूदना, लेटना, गिरना, उछलना, आना जाना, चीखना, भागना, चमकना, रुकना, मरना, फटना, ऊँघना, डूबना, ये सारी चीज़ें क्या है आपकी आकर्मक है। ये मैं नोट्स दे दूँगी आपको, है ना। आज मैं एक नंबर दे दूँगी आपको, और उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना, तो वहाँ पे आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको इजी रहेगा, नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे। या बना रहे तो बहुत अच्छी बात है। अब एक क्रियार्थक संज्ञा भी आती है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्रियार्थक संज्ञा क्या है। जब कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा का काम करे तो वो क्या कहलाती है, आपकी क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। क्रिया कहाँ होती है, हमेशा एक बात याद रखिएगा, क्रिया वाक्य में नॉर्मली अंत में आती है, लेकिन जब क्रिया के स्थान पर ना आकर के जहाँ पे संज्ञा आती है, या फिर क्रिया के स्थान को छोड़ करके अन्य किसी भी जगह अगर वो आ जाए, तब वो क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। यानी कि क्रिया का अर्थ लिए हुए जो संज्ञा आएगी वो आपकी क्या कहलाएगी, क्रियार्थक संज्ञा कहलाएगी। अब देखो यहाँ पे ट्रिक है, क्रिया के स्थान पर ना आकर के किसी दूसरे स्थान पर आ रही है और ना प्रत्यय के साथ आ रही है, वहाँ पे क्रियार्थक संज्ञा होगी। अब एक यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, देश के लिए मरना गर्व की बात है ना। तो मरना, अब मर में ना प्रत्यय लगा करके क्रिया बना लिया, ठीक है, और देश के लिए मरना गर्व, तो नॉर्मली क्रिया जो है ये यहाँ पे आती है, लेकिन ये यहाँ पर ना आकर के दूसरी जगह पे आई है। तो जहाँ पे भी क्रिया आनी चाहिए उस स्थान को छोड़कर अन्य किसी भी स्थान पर आ जाए, चाहे यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, कहीं भी बीच में आ जाए, शुरू कहीं पे भी आ जाए, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी क्रियार्थक संज्ञा कहलाएगी। इसमें बस इतनी सी बात है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा नहीं। वैसे बस आप समझते रहिएगा क्रियार्थक संज्ञा क्या है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि और इसको अच्छे से समझेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रहता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, अब मोहन कर्ता स्वयं किताब न लिखकर मुझे दूसरे व्यक्ति को लिखने की प्रेरणा देता है। अब ये क्या कह रही है, अब इसको वापस हम एक अलग पेज पे समझेंगे, ठीक है ना। शुरू में जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताई थी कि क्रिया बहुत सारी होती है, एक कर्म के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर, एक आपका क्रियार्थक हो गया, दूसरा प्रेरणार्थक हो गया, ठीक है। तो वही है, चलिए शुरू करते हैं, इसको देख लेते हैं प्रेरणार्थक क्रिया को, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी आपकी, तो प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, और ये प्रेरणार्थक क्या है इसको समझते हैं। प्रेरणार्थक
यहाँ पे क्या होगा, प्रेरणा, कार्य करवाने की। अब इसमें क्या होगा, कर्ता जो है वो उपस्थित रहता है, ठीक है। जैसे कि एक शब्द हमने लिया नाचना, नाच लिया, ना प्रत्यय लगाकर इसको मूल क्रिया बना ली, नाचना। अब मान लो प्रेरणार्थक हमें बनाना है, जिसमें से भी प्रथम प्रेरणार्थक, ठीक है, प्रथम प्रेरणार्थक। अब क्या होगा इसमें, नाचना में, तो हम इससे क्या बना लेंगे, एक शब्द बना लेंगे, नचाना, नचाना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये प्रेरणार्थक क्रिया बन गई। जैसे अगर वाक्य में प्रयोग कर लो तो, या फिर मांग से मांगना और मंगाना। मान लो बाज़ार जाते हो सामान लाने के लिए, तो आपकी मम्मी आपसे कोई सामान मंगाती है ना, तो पहली प्रेरणार्थक, पहला जो कोई जो ये करता है, मान लो आपकी मम्मी है, तो आपसे सामान क्या किया, मंगाया। तो मंगाना ये क्या है, कर्ता की उपस्थिति में कार्य हो रहा है और प्रेरणा दी जा रही है कि जाकर के आप क्या करो, कुछ सामान लेकर के आओ। तो यही क्या है, आपका प्रेरणार्थक क्रिया है। अब दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक क्या है, जब समझ जाओगे तो प्रथम प्रेरणार्थक समझने में और आसानी होगी। दूसरा याद रखना, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। अब पहचानोगे कैसे कि प्रथम प्रेरणार्थक कौन सा है और द्वितीय प्रेरणार्थक कौन सा है, तो प्रथम प्रेरणार्थक में आपका आना प्रत्यय जुड़ा होता है, आना, जैसे मंगाना, पिसाना, न आपका नहलाना, उसके बाद आपका, जैसे मैं कुछ लिख देती हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है। मान लो प्रथम प्रेरणार्थक है ना, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, प्रत्यय क्या आएगा इसमें, आना। कुछ शब्द हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे आपका क्रिया हो गई मांगना, फिर आपकी क्रिया हो गई भूलना, उसके बाद आपकी क्रिया हो गई नहाना, क्रिया हो गई आपकी रोना, ठीक है। ये 4 है। अब याद रखिएगा, मांगना से अगर प्रथम प्रेरणार्थक बनाओगे तो क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया बनाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, अभी मैंने बोला मंगाना, आना प्रत्यय जुड़ रहा है, ठीक है। भूलना से आपका क्या हो जाएगा, भुलाना, आना प्रत्यय जुड़ रहा है इसमें भी। नहाना से क्या हो जाएगा आपका, नहलाना, ठीक है। अब यहाँ पे आना प्रत्यय जुड़ रहा है क्या, नहाना, नहा तो आपका मूल शब्द है ना, नहा, और उसमें ना जोड़ा आपने, यहाँ पे नहलाना से आना जुड़ रहा है, तो इसको याद रखिएगा। रोना से क्या हो जाएगा, रुलाना, यहाँ पे भी आना। तो क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे यहाँ पे, तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि इसमें कौन सी, या तो पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द हैं जिसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। आपका एक नॉर्मल दे दिया, जैसे मंगाना, और उसके बाद आपका एक भुलाना और नहलाना। तो जैसे मान लो मांगना और भुलाना है ना, और एक और कुछ दे दिया, तीसरा कोई शब्द दे दिया ऐसे ही। तो देखना मांगना में अना या आना क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है आना, तो इसीलिए ये नहीं होगा। लेकिन भुलाना में क्या हो रहा है, आना प्रत्यय आ रहा है, तो जहाँ पे भी आना प्रत्यय आएगा चुपचाप से इसको टिक कर देना, ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अब अगर अच्छे से ऑप्शन में दे दिया कि प्रथम प्रेरणार्थक है या द्वितीय प्रेरणार्थक है, तब हम इस चीज़ को देखेंगे। जैसे कि अभी देखो द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होगा, द्वितीय प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, एक चीज़ याद रखना, प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कर्ता वहाँ पे क्या रहेगा, स्वयं मौजूद रहता है, और कर्ता क्या होता है, प्रेरक होता है, आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा, ठीक है। और उसमें क्या होगा, आपका आना प्रत्यय होगा। लेकिन द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होगा, इसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से करवाता है, इसमें कर्ता स्वयं कार्य ना कर करके, स्वयं कार्य ना कर
कि दूसरे से कार्य करवाएगा, दूसरे से कार्य करवाता है। जैसे आपका इसमें एक और चीज़ याद रखना, प्रत्यय उसमें आना जुड़ता है, इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा, तो वाना प्रत्यय जुड़ेगा, ये याद रखना। उदाहरण के तौर पे जैसे सोहन, सोहन श्याम से पत्र लिखवाना, कहते हैं ना कि सोहन ज़रा श्याम से पत्र लिखवाना, तो ये वाना प्रत्यय हो गया। ठीक है। राम सीता से खाना बनवाना, खाना बनवाना, बनवाना, तो यहाँ पे भी वाना प्रत्यय जुड़ा, यहाँ पे भी वाना प्रत्यय जुड़ा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये दो जगह वाना वाना प्रत्यय जुड़ रहा है। आना प्रत्यय किस में जुड़ेगा, तो आना प्रत्यय आपका प्रथम प्रणार्थक में जुड़ेगा, और वाना प्रत्यय किस में जुड़ेगा, तो द्वितीय प्रणार्थक में जुड़ेगा। अब जहाँ पे भी वाक्य के अंत में कुछ शब्द दिखाई देंगे, जैसे कि आपका मंगवाना, है ना, मंगवाना, बुलवाना, उसके बाद आपका गाना बजवाना, कहते हैं ना डीजे वाले बाबू गाना बजा दो, तो वही है बजवाना। उसके बाद आपका लिखवाना, तो सब में आपका क्या है, वाना प्रत्यय, वाना प्रत्यय। ठीक है। तो ये याद रखना है आपको कि आना और वाना प्रत्यय किस में प्रयोग होगा। एक बार वापस से देख लेते हैं चीज़ों को, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक को। मान लो अगर पूछ दिया एग्जाम में, ये है आपका प्रथम प्रेरणार्थक और ये है आपका द्वितीय प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक दो बार प्रेरणा मिलेगी, बताती हूँ कैसे। देखो, प्रथम प्रेरणार्थक में क्या रहेगा, कौन सा प्रत्यय रहेगा, आना प्रत्यय रहेगा, याद रखना शब्द में आना। और द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या रहेगा, प्रत्यय कौन सा, तो वाना रहेगा। शब्द जैसे आपके बजवाना, भूलवाना भी हो सकता है, भूलवाना, भूलवाना। ठीक है। और आना में क्या होगा, लिखाना, सुनाना। ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे भी आना और यहाँ पे भी आना। ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे आपका एक और ले लेते हैं, दौड़ाना। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि हाँ कौन सी किस में आना प्रत्यय आ रहा है और किस में वाना प्रत्यय आ रहा है। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब वापस एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें क्या होगा, प्रथम प्रेरणार्थक में, प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होगी चीज़ें, तो कुछ नहीं, इसमें क्या होगा, कर्ता यानी कि कार्य को करने वाला, कर्ता स्वयं वहाँ मौजूद होगा, स्वयं वहाँ मौजूद रहता है। ठीक है। और एक बार प्रेरणा मिलेगी, एक बार आपको कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। ठीक है। और द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होगा आपका, द्वितीय प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक में आपका इसमें कर्ता, कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, स्वयं कार्य नहीं करेगा, स्वयं कार्य नहीं करता, बल्कि दूसरे से करवाएगा, दूसरे से। ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, प्रत्यय बार बार कह रही हूँ आना और इसमें वाना। तो यही है आपकी प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। क्रियार्थक हमने पढ़ लिया, प्रेरणार्थक पढ़ लिया। अब वापस से देख लो, इस पर थोड़ा समझ भी लेते हैं। मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, तो ये क्या है, लिखवाना। ठीक है। तो ये वापस से क्या हो जाएगा, एक तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है और दूसरे में कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है, तो आपका अगर वाना प्रत्यय जुड़ जाएगा तब द्वितीय प्रेरणार्थक होगी। ठीक है। तो मोहन क्या कर रहा है, किताब लिखवा रहा है, तो कर्ता क्या कर रहा है, खुद कार्य नहीं कर रहा, किसी दूसरे से करवा रहा है। ठीक है। तो जहाँ पे भी दूसरे से कार्य करवाएगा वहाँ पे आपका द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाती है। ठीक है। अब देखो, प्रेरणार्थक क्रिया भी दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, जो भी हम लोग पढ़ रहे थे पीछे, जो मैंने आपको लिख करके बताया। अब इसमें कौन सा प्रत्यय और कौन सा धातु आएगा, तो इसमें आना प्रत्यय आएगा, और इसमें कौन सा आएगा, तो इसमें आपका वाना प्रत्यय आएगा। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे कि प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है, द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होता है। मैं बार बार बोल रही हूँ, आना और वाना को याद रखना है आपको।
ठीक है। और प्रथम में क्या होगा कि कर्ता मौजूद रहेगा वहाँ पे, और कर्ता क्या होगा, प्रेरक का कार्य करेगा प्रथम प्रेरणार्थक में। और द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होगा कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके बल्कि दूसरे से करवाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पे प्रथम प्रेरणार्थक दी हुई है। इस क्रिया में कर्ता प्रेरक होता है और उसकी मौजूदगी में काम हो रहा होता है। इसमें आना प्रत्यय का प्रयोग होता है। मोहन पढ़ रहा है, मूल धातु है। मोहन ने पढ़ाना शुरू किया, तो यहाँ पे पढ़ाना जो शब्द है, पढ़ाना, तो पढ़ाना में क्या दिख रहा है आपको, आना प्रत्यय दिख रहा है ना। जैसे कृष्ण मधुर बांसुरी बजाना, तो बजाना में भी आना प्रत्यय है। उसी प्रकार से यहाँ से पढ़ना से पढ़ाना, लिखना से लिखाना, दिखना से दिखाना, गिरना से गिराना और करना से कराना, यानी कि काम कराना, किसी दूसरे से काम कराना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यही आपका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अब द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य कराए या दूसरे को प्रेरणा दे। इसमें वाना प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे सीता ने राम से पत्र लिखवाया, तो लिखवाना क्या है आपका, द्वितीय प्रेरणार्थक है। पढ़वाना, लिखवाना, दिखवाना, मंगवाना, भुलवाना, पिसवाना, तो ये सारे शब्द क्या हैं जिसमें भी वाना जुड़ जाए। रुलवाना, रुलाना से रुलवाना, नहलाना से नहलवाना, तो इसमें क्या है आपके द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो अगर आप भूल भी जाते हो तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि जब भी, क्योंकि प्रश्न है ना बिल्कुल जैसे पीआरटी वगैरह में आपका जो क्वालिफाइंग है उसमें इस तरह से सरल प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रथम प्रेरणार्थक क्या है, या सिर्फ ये पूछा जाता है कि प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछ दिया जाए पढ़ाना और पढ़वाना, तो इसमें हम लोग क्या टिक करेंगे, तो इसमें हम लोग टिक करेंगे कि ये द्वितीय प्रेरणार्थक है और ये प्रथम प्रेरणार्थक है। और अगर सिर्फ प्रेरणार्थक पूछे तब तो आपका पढ़ाना पूछेगा ही। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। उसी प्रकार से दिखाना, दिखवाना, मंगाना का क्या हो जाएगा द्वितीय प्रेरणार्थक, मंगवाना। पिसाना का क्या हो जाएगा, पिसवाना। नहलाना का नहलवाना। दौड़ाना का दौड़वाना। नचाना का नचवाना। तो ये सारे क्या हैं प्रथम प्रेरणार्थक और ये बाकी सारे क्या हैं द्वितीय प्रेरणार्थक है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब बाकी की जो क्रिया है वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना आप अभी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर है ना, समझ में थोड़ी कम पढ़ो लेकिन थोड़ा अच्छे से पढ़ो, समझ में ज़्यादा आएंगी चीज़ें। एक ही दिन सब कुछ पढ़ लोगे तो क्या है आपका माइंड फुल हो जाएगा। तो चलो एक बार वापस से चीज़ों को रिवाइज़ कर लेते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो देखो शुरू से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्रिया की परिभाषा पढ़ी है, क्रिया किसे कहते हैं। चलो सबसे पहले हमने क्रिया की परिभाषा पढ़ी कि क्या किसे क्रिया कहते हैं। तो जिस भी वाक्य में कार्य का होना पाया जाएगा वहाँ क्या होगी, क्रिया होगी। जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, मरना, कूदना, उछलना, भागना, दौड़ना, सब कुछ क्या है, क्रिया है। क्रिया क्या है, एक विकारी शब्द है, यानी कि इसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, अब धातु क्या है, हमने पढ़ा था कि क्रिया जिस मूल रूप में रहती है उसे धातु कहते हैं। संस्कृत में क्रिया को क्या कहते थे, धातु ही कहते थे। अब इसमें ना प्रत्यय जोड़ करके हमने क्या किया, मूल क्रिया बना ली, जो आपको मैंने पीछे समझाया। ठीक है, फिर हमने पढ़ा उदाहरण, धातु, प्रत्यय और फिर कैसे क्रिया बनी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा क्रिया के प्रकार या क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर आज हमने पढ़ा सकर्मक और आकर्मक, उसके अलावा क्रियार्थक और प्रेरणार्थक क्रिया। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सकर्मक, आकर्मक, क्रियार्थक और प्रेरणार्थक। सकर्मक में हमने क्या पढ़ा कि सकर्मक में क्या होता है, कर्म साथ में रहता है, कर्म के साथ रहेगा, कर्म की अपेक्षा की जाती है। आकर्मक में कर्म नहीं रहता, कर्म नहीं रहता। और क्या प्रश्न करोगे, किससे करोगे, क्रिया से करोगे तो उत्तर मिलता है, सॉरी इसमें उत्तर नहीं मिलता। और सकर्मक में उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा, उत्तर प्राप्त होगा। ठीक है, क्रियार्थक में क्या होगा कि क्रिया अपने मूल स्थान को छोड़ करके वाक्य में कहीं और दूसरी जगह आ जाए, स्पेशली संज्ञा के स्थान पर आ जाए, तब वो क्रियार्थक संज्ञा कहलाएगी। नॉर्मली क्रिया कहाँ होती है, वाक्य के अंत में होगी, और अगर वाक्य के अंत में नहीं होगी और उसके अलावा कहीं और होगी तो फिर वो क्रियार्थक संज्ञा होगी। ठीक है, अन्य क्रियाएं कौन कौन सी हैं, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और प्रेरणार्थक क्रिया में कौन कौन सी है, तो दो है, एक प्रथम प्रेरणार्थक और एक द्वितीय प्रेरणार्थक। तो प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है आपका आना प्रत्यय होता है, और द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होता है आपका वाना प्रत्यय होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो ये चार चीज़ें हमने आज पढ़ी, आई होप कि आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। ठीक है ना, अब ये पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया और ये कालवाचक क्रिया जो है वो हम कल पढ़ने वाले हैं। ये चार है, बहुत छोटे से हैं। अब इनको कल हम लोग समाप्त करने के बाद क्या करेंगे,
तो हम प्रश्न करेंगे, ठीक है ना। जैसे ही ये सेशन समाप्त होगा, यानी कि जैसे ये चैप्टर समाप्त होगा क्रिया, तो उसके बाद हम क्रिया के कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। और क्रिया के क्वेश्चंस करने के साथ ही जैसे कल मैं ये समाप्त कर दूंगी आपका ये, और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा दूंगी 20 से 30 के लगभग, ठीक है ना। तो कोशिश करना कि आप सारे सही करो, क्योंकि बहुत ईजी है, बहुत साधारण है, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग बढ़ जाएंगे, जो कि आपका वाच्य होगा या फिर पदबंध होगा, दोनों में से कुछ एक होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ क्लास के एंड में। अब देखो, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जानना चाह रहे हैं कि किससे कनेक्ट करें, कहाँ पे जुड़े, जिससे कि नोट्स मिले, ठीक है ना, नोट्स मिले। तो नोट्स के लिए मैं देखती हूँ, आज नहीं तो कल पक्का आपको एक नंबर दे दूँगी, वहाँ पे आप जुड़ जाना, ठीक है ना। या फिर टेलीग्राम पे जुड़ जाओगे, टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रख लेना। नंबर मैं थोड़े दिन रुक जाओ, 1-2 दिन में आपको प्रोवाइड करा दूँगी पक्का। क्लासेस की टाइमिंग वापस से बोल रही हूँ, 9:30 से 10:30 के अराउंड, ठीक है। क्योंकि वीडियो अपलोड होते होते 1 से 2, मतलब कभी कभी तो टाइम पे हो जाती है अपलोड, लेकिन कभी कभी भी थोड़ा लेट हो जाता है, तो उस वजह से। लेकिन कोशिश रहेगी कि क्लास हर दिन चले आपकी। अब एक और चीज़, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अभी तक तो हम सिर्फ व्याकरण पढ़ रहे हैं, स्पेशली मैं ये उन बच्चों के लिए कर रही हूँ जो बच्चे मेरे से बहुत पहले पढ़ रहे थे और उनका बीच में छूट गया किसी कारण से, ठीक है ना। तो अब वो परेशान हो गए कि हमें कैसे कंप्लीट करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप किसी एक से पढ़ रहे हो शुरू से, तो आपका माइंडसेट बन जाता है, फिर आप उसे समझने लगते हो। दूसरा कोई अच्छा भी पढ़ा रहा होगा तो नहीं होता है, एक कनेक्शन बन जाता है, ठीक है ना। तो उन बच्चों के लिए मैं ये चीज़ें कर रही हूँ, क्योंकि उनको जो टॉपिक छूट गए थे मैं उनको बीच से पढ़ा दे रही हूँ। लेकिन जब मैं नया क्लास शुरू करूँगी, न्यू क्लास जब मैं स्टार्ट करूँगी, ठीक है ना, जो कि बिल्कुल फ्री है, ठीक है, और फ्री ही रहेगी, जो यूट्यूब चैनल है उस पर सारी क्लासेस फ्री ही रहेंगी। और मैं ये आपको बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जो मैं नोट्स दूंगी, चाहे वो नोट्स आपके साहित्य के हों प्लस चाहे वो व्याकरण के हों, 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। आपको क्या करना है, तो आपको बस फोकस करना है रिवीजन पे। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे, मैं कितना भी कुछ भी दे दूं, कितना भी पढ़ा दूं, कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरी तरफ से तो 100% दिया जाएगा, लेकिन आप अपनी तरफ से कितना कर रहे हो ये देख लो। बात रही डिजिटल बोर्ड और ये और वो, ठीक है, दुनिया भर की चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें टाइम आने पर आपको मिलेंगी, है ना। ऐसा नहीं है कि इसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो कोई दिक्कत, हाँ बस यही है ना कि आपको फेस नहीं दिख रहा मेरा, तो एक टाइम आने दो, वो भी दिख जाएगा। मैं जानती हूँ कि फेस दिखने से थोड़ा सा आप कनेक्ट करते हो चीज़ों से, ठीक है, बट थोड़ा रुक जाओ। और बाकी की चीज़ें जो आप मुझसे जानना चाह रहे हो, वो मैं आपको कभी नहीं, क्योंकि ये जो चैनल है वो पढ़ाई के लिए बनाई, मतलब पढ़ने के लिए बनाई गई है ना। तो मैं इसमें सिर्फ़ और सिर्फ उसी से रिलेटेड बात करना पसंद करूँगी, और आपसे भी मैं यही उम्मीद करूँगी कि आप भी मुझसे बस उसी से रिलेटेड बात करें, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, और आपसे ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप इस चीज़ का रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ें सब पढ़ करके क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेटली क्या मैटर करता है, मैं बार बार कहती हूँ, अल्टीमेटली क्या मैटर करता है, रिज़ल्ट। आज से 5 साल बाद अगर आप यही करते रह गए, तो आप क्या अपने आप को किस रूप में देखना पसंद करोगे, किस रूप में नहीं देख पाओगे। जुड़े हो किस लिए इस चैनल से, पढ़ने के लिए जुड़े हो, तो कोशिश करना कि पढ़ाई से रिलेटेड बातचीत हो, ज़्यादा बेटर होंगी चीज़ें, ठीक है ना, और आपको समझ में भी आएंगी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप ये सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। क्लासेस नोट्स वगैरह आपको अब प्रॉपर टाइम पे मिलेंगी, क्लासेस हर दिन होगी, प्रैक्टिस भी करवाऊँगी, और साहित्य जब पढ़ाऊँगी तब तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग साहित्य भी। बहुत जल्द साहित्य की क्लास शुरू होने वाली है, ठीक है। कुछ बच्चों का साहित्य खत्म हो चुका है, तो इसलिए मैं साहित्य नहीं शुरू कर रही हूँ। एक डेट दे दूँगी, उसके बाद से साहित्य क्लास लगातार आपकी चलेगी। जैसे हम शुरू करने वाले भाषा विज्ञान से, तो भाषा का जो यूनिट है वो पढ़ाऊंगी पहले, उसके बाद फिर आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल तो चलेंगी, और उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें खत्म होती जाएंगी वैसे वैसे हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप मेरे डिसीजन का रिस्पेक्ट करेंगे, और बिल्कुल करेंगे। मैं भी आप लोगों से इतना तो सपोर्ट चाहती हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझें, ठीक है, और जुड़े रहें मेरे चैनल पर। अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लासेस अच्छी लगती हैं तो ज़रूर लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें, और शेयर कर दें प्लीज़, क्योंकि मैं इसके पहले कभी नहीं बोलती थी कि शेयर करें, क्योंकि मुझे लगता नहीं था, क्योंकि सब लोग समझते हैं चीज़ों को। तो शेयर इसलिए करने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि ये फ्री है। तो जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, या अगर आप बैचेज़ में नहीं पैसे खर्च करना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू।